नमस्कार, स्वागत है आपका टीडीए के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग लखनऊ डिवीज़न में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 28/12 के पेपर को देखेंगे और इसमें आपको मैथ के क्वेश्चंस की काफ़ी वैरायटियां भाई पूछी गई हैं। हम लोग उसको भी देखेंगे और आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करें। एक बार आप लोग ज़रूर चेक करें इस पेपर के द्वारा अपनी प्रिपरेशन को। आगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड सीबीसी एबोव रेल लेबर फॉर एम्प्टी व्हीकल्स। मैक्सिमम पूछ रहा है, अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है और एम्प्टी मैंने खाली अवस्था में व्हीकल्स की जो ऊंचाई होगी अपने ट्रेन की वह कितनी होगी। तो यदि भाई एम्प्टी है तो मैक्सिमम रहेगा तो आपका 1105 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हमारी टीम ने क्वेश्चंस को ऐड किया है कि यह भी पूछ सकता है मिनिमम सीबीसी हाइट। यहाँ पर मैक्सिमम सीबीसी हाइट था और कंडीशन क्या था, एम्प्टी। यहाँ भी क्या कंडीशन है, एम्प्टी ही है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है मिनिमम सीबीसी हाइट ऑफ एम्प्टी कंडीशन। आप कहेंगे 1090 mm। अब यहाँ पर देखेंगे ये बार बार पूछा जाता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ लोडेड कंडीशन आप कहेंगे यहाँ पर 1030 mm। दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस YouTube चैनल पर 2200 ऐसे क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर इनको रीड कर लेंगे क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो बच्चे हमारे कंटिन्यू वाले हैं वो देखेंगे ना, वो सारा क्वेश्चन बना ले जाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखेंगे आप लोग, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कैसा भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर, मतलब पहिए का जो न्यू साइज होता है एलएचबी का, वह पूछा है। आप कहेंगे 915 mm होता है। अब यहाँ पर हमारी टीम ने इस चीज़ को इंक्लूड किया है कि आपसे यदि कंडमन साइज पूछे तो आप कैसे और क्या क्या बताएंगे। कंडमन साइज यदि अभी फिलहाल में पूछे तो दोस्तों वह 855 mm ही ऑप्शन में रहेगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। और 855 और 845 ये दो टाइप के से कंडमन साइज होते हैं। ये हम लोग वेव थिकनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये वेव, हाव, ट्रेड, फ्लेंज, इन सब के विषय में मैंने ये वंदे भारत का एक व्हील है उसको अलग, आईसीएफ का व्हील है उसको अलग, एलएचबी का व्हील है उसको अलग, मतलब 3 वीडियो में व्हील पर बनाया हूँ। आप देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। तो 855 mm व्हील का जो कंडम साइज होगा जब वेव थिकनेस उसका 14 mm होगा। यदि उसका जो व्हील है 845 mm होगा उसका कंडम साइज, तो वेव थिकनेस कितना होगा इसका 17 mm होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच टाइप ऑफ रोलर बीयरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। कह रहा कि किस प्रकार के बीयरिंग का उपयोग होता है एलएचबी कोच में। तो जो एलएचबी कोच होता है उसमें CTRB कार्टेज टेपर रोलर बीयरिंग इसमें यूज होता है। अब आपसे यहाँ पर पूछ सकता है और कुछ एडवांस में, तो हमने यहाँ पर ICF को यहाँ पर इंक्लूड किया है। ICF पूछेगा कौन सी बीयरिंग यूज होती है, आप बताएंगे स्फेरिकल रोलर बीयरिंग इसमें यूज होती है। और आपका जो वैगन्स होते हैं वैगन्स में कार्टेज टेपर रोलर बीयरिंग भी यूज होती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। ये आपको बार बार मैंने पढ़ाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि बोगी और कार बॉडी के बीच लगे शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है, आप बताएंगे यार डैम्पर। क्या नाम उसका है, उसका नाम है यार डैम्पर नाम है भाई। अब यहाँ पर यार डैम्पर तो उसका नाम है। अब यहाँ पर यार डैम्पर के विषय में हमने यहाँ पर डिटेल्स में दिया है। ये कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यदि आपसे पूछे यार डैम्पर क्वांटिटी पर बोगी, यदि बोगी की बात करेगा तो एक बोगी में 2 रहेगा। यदि यहाँ से आपसे कोच पूछेगा, ठीक है, कोच में कितने रहेंगे यार डैम्पर, तो एक कोच में 2 बोगी होगा, तो कितने होंगे आपके यहाँ पर 4 यार डैम्पर यूज होंगे, ये आपके कोच में होंगे। आगे चलेंगे, हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है यार डैम्पर क्वांटिटी पर कोच, यहाँ पर 4 होगा। यार डैम्पर यहाँ पर एक्सटेंडेड लेंथ, उसकी जो फ्री लंबाई होती है ये 1083 mm, ये बहुत बार पूछा है। 1083 mm उसकी लंबाई फ्री लेंथ होती है। यार डैम्पर कंप्रेस्ड लेंथ, ये बार बार पूछा है। कंप्रेस्ड लेंथ कितना होगा इसका 702 mm होगा। और उससे ज़्यादा पूछा है, ये चीज़ पूछा है कि यार डैम्पर की जो कैपेसिटी होती है यह आपका 11,000 न्यूटन मीटर होती है। आप चीज़ों को नोट पॉइंट करते जाएंगे, आप एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। कलर ऑफ यार डैम्पर ये होता है बेसाल्ट ग्रे। इसका मुख्य कारण यह होता है
यदि आपके पास यह नोट्स है तो आप कम टाइम में एक दिन में आप 4000 6000 क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे या आप रिवीजन कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं आप। इसलिए नोट्स बनाइए ज़ोरदार तरीके से आप लोग। फ्रीक्वेंसी ऑफ D2 शेड्यूल इज कह रहा है, D2 शेड्यूल की जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है वह क्या है भाई, आपका 30 दिन प्लस माइनस यहाँ पर 3 दिन है D2, और जो D1 होता है वह एवरी ट्रिप होता है। क्या होता है आपका यहाँ पर, एवरी ट्रिप होता है। अब ये आपसे यहाँ पर D2 पूछा है तो 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन। उसी प्रकार से हम यहाँ पर D1 D2 D3 सबको यहाँ पर एक जगह दिखाया है कि आपको कुछ ढूंढना ना पड़े। आपसे पूछेगा यहाँ पर शेड्यूल D1 पूछेगा तो आप कहेंगे एवरी ट्रिक या वीकली। मंथली पूछेगा मंथली शेड्यूल D2 होता है, या आपका रहेगा 30 दिन प्लस माइनस क्या रहेगा आपका 3 दिन रहेगा, ठीक है। देंगे आप लोग D3 शेड्यूल पूछेगा, आप कहेंगे 180 दिन प्लस माइनस यहाँ पर 15 दिन। ये बहुत बार पूछा है इन दोनों को। अब देखेंगे आप लोग SS1 आपसे पूछ सकता है सब शेड्यूल 1। आप दोस्तों कहीं कहीं आपको LHB का यदि IOH पूछेगा, ठीक है, जो पहला IOH या LHB का यदि IOH पूछेगा तो उसका पहला SS1 को ही IOH भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग नोट पॉइंट रखेंगे। तो जो SS1 होता है या IOH जो होता है उसका वह 18 महीने का होता है। यदि हम लोग किलोमीटर्स पर कहेंगे तो यहाँ पर 6 किलोमीटर, मतलब 18 महीना पूरा हो या 6 लाख किलोमीटर पूरा हो, उसी समय हम लोग उसका SS1 करेंगे जो पहले पूरा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर SS2 यदि आपसे पूछे तो आप देखेंगे 18 महीने 1.5 साल में होता है, तो 1.5 का डबल क्या होगा अपना 3 साल होगा, 6 का डबल क्या होगा अपना 12 लाख किलोमीटर होगा, ये SS2 होगा। उसी प्रकार यदि हम लोग देखेंगे SS3 देखेंगे तो 3 का डबल क्या होगा 6 साल, या 12 का डबल क्या होगा 24 साल। तो ये सब डबल्स होते रहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर 1.5 साल, 3 साल, 6 साल, 6 लाख, 12 लाख, 24 लाख। तो उम्मीद करते हैं आप याद कर लिए होंगे। अब देखेंगे आप लोग कह रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ किलोमीटर फ्रिक्वेंसी ऑफ SS1। अब यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ऊपर, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से पूछा है। तो SS1 जो है कितने किलोमीटर में किया जाता है, आप कहेंगे 6 लाख किलोमीटर पर किया जाता है। एक लाइक करेंगे आप लोग। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3 इज, जो SS3 होता है वह पूछा है। आप कहेंगे यहाँ पर 24 लाख किलोमीटर्स। देखेंगे यह आपका 28/12 का पेपर है, जो बच्चे एग्जाम देकर आए होंगे वो सेम टू सेम क्वेश्चंस को बेहतर बनाए होंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे जुड़े थे और उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट्स ऑफ LHB कोचेज आर, कह रहा LHB कोच की जो साइड वॉल्स की सीट होती है, ठीक है भाई, वह उसकी जो तो मोटाई होती है वह आपका 2 mm होता है। क्या होता है ये, क्या होता है ये 2 mm रहेगा, ठीक है, ये 2 mm रहेगा। देखिए यहाँ पर ये है आपका साइड वाल, ये इसको थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा, ये साइड वाल वो वहाँ पर हो गया टाइप। तो साइड वाल जो होता है, अब यहाँ पर मैं इसकी जितनी भी इसकी सीट वगैरह है किसकी बनी है, कितनी थिकनेस है, पूरा एक जगह यहाँ पर दिया गया है। आप एक चीज़ों को लिखते रहेंगे। तो जो उसका साइड वाल होता है वह फेरेटिक स्टील SS 409 M का बना होता है। अब जो थिकनेस ऑफ साइड वाल आपसे पूछे, आप कहेंगे यहाँ पर 2 mm थिकनेस होता है। साइड वाल आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, यहाँ पर TIG वेल्डिंग के द्वारा उसको बनाया जाता है। इंड वाल जो होता है वह भी फेरेटिक स्टील SS 409, इंड वाल साइड वाल दोनों का एक ही मेटल के बनाए जाते हैं। उनकी जो थिकनेस होती है वो भी क्या है, कॉमन होती है, 2 mm होता है। रूफ स्ट्रक्चर जो होता है वह फेरेटिक स्टील यहाँ पर 409 देखेंगे एक जगह लिया है कि जितने 409 M के बने होते हैं वो कौन कौन बने होते हैं। तो साइड वाल हो गया, इंड वाल हो गया और रूफ स्ट्रक्चर हो गया, यह SS 409 M के बने होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर रूफ सीट, यहाँ पर रूफ स्ट्रक्चर था, यह क्या है रूफ सीट। रूफ सीट जो होता है वह SS 304 का बना होता है। अब देखेंगे आपको 304 के विषय में जो कुछ रहेगा सब मिलेगा। अब रूफ सीट की थिकनेस पूछेगा तो आप कहेंगे 1.25 mm होता है, mm रहेगा, सारा मेजरमेंट रेलवे का mm होता है। ट्रफ फ्लोर जो होता है इसका वो SS 304 का बना होता है। और थिकनेस ऑफ ट्रफ फ्लोर ये भाई 1.25 mm, ये बहुत बार पूछा है। और इसकी कटिंग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के द्वारा होता है, इसे भी क्योंकि वो SS का बना होता है। अब देखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे है ना SS 304। बॉडी पिलर जो होता है, बॉडी पिलर की जो थिकनेस होती है वो 2.5 mm होती है।
अब क्रॉस बीरर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। क्रॉस बीरर जो है वह आपका IRS 41 का बना होता है और इसी का आपका सोल बार भी बना होता है। सोल बार जो होता है LHB का वह भी IRS 41 या कॉर्टेज स्टील भी से बोलते हैं हम लोग। अब देखेंगे क्रॉस बीरर का जो थिकनेस होता है यह 4 mm होगा। अंडर फ्रेम जो बना होता है वो IRS 41 कॉटन स्टील का ही बना होता है। देखा सोल बार इज मेड ऑफ IRS 41 कॉटन। जितने भी 41 के बने हुए हैं एक जगह यहाँ पर दिया गया है कि आपको कुछ भी खोजने की आवश्यकता कहीं नहीं है। अगर थिकनेस ऑफ सोल बार की मोटाई भी पूछ सकता है आपका, देंगे 6 mm बताएंगे। अब जो सोल बार का जो शेप होता है या सोल बार इज मेड ऑफ C सेक्शन R शेप, जो सोल बार होता है वह 6 सेक्शन का बना होता है। फ्रेंड ज़रा ध्यान देंगे, यदि ICF का सोल बार पूछे तो फ्रेंड वह Z सेक्शन में आता है, किसका Z सेक्शन में आता है। और उसकी भी थिकनेस को फ्रेंड 6 mm होती है। थिकनेस कितनी होती है? 6 mm होती है, इसे भी आप लोग जानते रहें। कहता जो फ्लोर सीट होता है वह फ्लोर सीट इज मेड ऑफ, यहाँ पर कोरजेट सीट्स थिकनेस कितना करा ये 1.25 mm। तो मेजरमेंट पूरी तरीके से यहाँ आपका जितनी भी मेटल्स वगैरह हैं, ठीक है, उसका थिकनेस वगैरह कितना है सबको यहाँ पर बता दिया गया है आपको। अब देखेंगे यहाँ पर सोल बार इज मेड ऑफ C सेक्शन और शेप। जो आपका ICF है ये जो आपका ठीक है ICF जो है Z सेक्शन का रहेगा और आपका जो LHB रहेगा वो आपका C सेक्शन का रहेगा, C टाइप का रहेगा। देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है प्रिंसिपल यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर इज, कह रहा ब्रेक एक्सीलेटर का मुख्य अनुप्रयोग इस प्रकार है, ठीक है। तो यह है पहले इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक। जो आपका ब्रेक एक्सीलेटर या आपातकालीन जो ब्रेक होता है ना, इमरजेंसी जो ब्रेक होता है वह प्रत्येक कोच के किसी एक एक्सल पर ऑपरेट होता है। याद रखेंगे मतलब एक बोगी में 4 एक्सल होते हैं, तो उस 4 एक्सल में किसी एक एक्सल पर ऑपरेट होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रत्येक डिब्बे में आपातकालीन ब्रेकिंग होती है और जो 4 व्हील, क्योंकि आपका डिब्बा रहेगा, डिब्बे में कितने भाई 2 ट्रॉली आएंगी, ट्रॉली या बोगी, एक बोगी में 2 व्हील, तो आपके 2 बोगी में 4 व्हील हो जाएगा, मतलब एक डब्बे में 4 व्हील। तो 4 व्हील में से किसी एक ही व्हील पर इमरजेंसी ब्रेक आपका काम करेगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। आगे चलेंगे। इफ माइक्रो प्रोसेसर इन LHB कोचेज शो 73 कोड। यदि आपका 73 कोड किसी माइक्रो प्रोसेसर में भाई इंगित कर रहा है तो ये आपका होता है परमानेंट फॉल्ट एंड सेवरल एक्सल, मतलब कई एक्सलों पर अस्थायी खराबी है। 73, 72 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 79 देखेंगे यहाँ पर कोड, या तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है 73, तो एग्जाम में पूछा था 73 का मतलब क्या होता है, तो कहता है कि अस्थायी प्रॉब्लम रहेगा, ये कई एक्सल पर है। यदि आपसे कहेगा कोड 99, तो कोड 99 शो ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स कह रहा है होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, मतलब पूरा सिस्टम सही से काम कर रहा है। जैसे ही कोड 99 शो करेगा इसका संकेत यही मिलेगा कि सारा सिस्टम मेरा बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है और ट्रेन बिल्कुल बराबर चल रही है। द माइक्रो प्रोसेसर शो 72, अगर 72 शो करेगा तो किसी एक एक्सल पर फॉल्ट रहेगा। यहाँ पर दिखा है परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल। आगे चलेंगे। इन LHB कोच थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज, तो जो ब्रेक पैड होता है वह भाई आपका 35 mm इसका न्यू साइज होता है। तो कंडम साइज पूछेगा तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है ये 7 mm होता है इसका। हाँ, और देखेंगे एक चीज़ और इसमें इंक्लूड किया गया है, आपसे फ्रिक्शन एरिया पूछेगा तो आप कहेंगे 400 सेंटीमीटर का उसका ब्रेक पैड का फ्रिक्शन एरिया जो होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब देखेंगे यहाँ पर फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क, जो ब्रेक डिस्क होता है उसके अंदर जो फिन्स प्रोवाइड होते हैं ना, वो रनिंग कंडीशन में जैसे हम लोग ब्रेक ऑपरेट करते हैं ना, तो वहाँ पर हीट जनरेट होता है, ठीक है। इसलिए वो स्पेल्ट ना करे अपना ब्रेक पैड, इसलिए वो कूलिंग का काम करता है। तो वही मतलब है फॉर यहाँ पर स्ट्रेंथिंग ऑफ डिस्क, फॉर कूलिंग ऑफ डिस्क, ये दोनों काम उसका है। उसको मजबूती भी प्रदान करता है और भाई उसको कूलेंट का काम करता है जो फिन्स है। विच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHB कोचेस, LHB कोच में किस प्रकार का CBC लगाया जाता है, तो भाई AAR-H टाइप का CBC इसमें यूज होता है। और फ्रेंड्स ज़रा ध्यान देंगे AAR
ई टाइप की जो CBC होती है वह लोकोमोटिव में यूज होता है, परंतु अब हम लोग दोनों को, कोच और लोकोमोटिव दोनों के CBC को सेम करने का काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है AAR ई टाइप जो है यह लोकोमोटिव में यूज होता है। कुछ भी नहीं छोटा है, आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर यहाँ पर दिया गया है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डैम्पर्स, जो डैम्पर्स लगे होते हैं, वर्टिकल डैम्पर, प्राइमरी, लेटरल या डैम्पर, तो सभी सस्पेंशन में काम करते हैं, ठीक है। और राइडिंग इंडेक्स में भी क्या करते हैं, ये उसके इम्प्रूव करते हैं, मतलब अपनी यात्रा क्या होता है वो जर्किंग फ्री रहता है। तो वहीं बात कर रहा है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डैम्पर, तो डैम्पर का जो फायदे क्या है या मुख्य कार्य क्या है, करा कि सस्पेंशन में भी इंक्रीज, सस्पेंशन क्या करता है वो इंक्रीज करता है, राइडिंग इंडेक्स में भी इम्प्रूव, उसको भी बढ़ाता है, कंफर्ट में भी इंक्रीज, सबको बहुत बेहतर करता है ये अपना डैम्पर्स, ठीक है। आगे चलेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज, जो एंटी रोल बार लगा रहता है उसका मुख्य कार्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, मतलब कोच की रोलिंग क्रिया झुकने या डगमगाने से क्या करता है, रोकता है। इससे कोच अपना जो कर्व होता है तो वो टिल्ड वगैरह होने से क्या करता है, उसको रोकता है वो। आगे चलेंगे हम लोग। करा LHB कोचेस वेयर ओरिजिनली डिजाइन बाई, जो LHB कोच मुख्य रूप से किसने इसका किया था डिजाइन, तो लिंक हॉफमैन बुश, ठीक है, ये जर्मनी का था। ये सभी क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं रिसेंटली, जो बच्चे प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। LHB का पूछ सकता है तो आप लिंक हॉफ बुश आप यहाँ से बता सकते हैं। LHB कोच में फिएट प्रकार का बोगी लगा होता है, इस बोगी का डिज़ाइन जर्मनी द्वारा तैयार की गई है। ये फिएट या फैब्रिका इटालियाना ऑटोमोबाइल डी टोरिनो इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में LHB कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में की जा रही है। LHB कोच की विशेषताएं देखें, यहाँ पर बहुत चीज़ आपको यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप कहीं से भी, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। LHB का फुल फॉर्म लिंक हॉफमैन बुश। आगे देखेंगे यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको बेहतर जानकारी मिलेंगी। हर एक एक्सल पर ब्रेकिंग के लिए 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। आगे देखेंगे हर एक ब्रेक डिस्क के लिए एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, बिल्कुल एक ब्रेक डिस्क के लिए एक सिलेंडर लगा रहता है। तो एक व्हील पर आपके 2 ब्रेक डिस्क क्या होगा, तो एक व्हील पर 2 ब्रेक डिस्क मतलब 2 सिलेंडर। तो एक कोच में आपके कितने हो गए, 4 सिलेंडर, बोगी में 4 सिलेंडर। अब कोच की बात करेंगे तो कोच में 2 बोगी अगर क्या होगा, 8 सिलेंडर। तो बहुत इजी है, सब बेहतर बना कर दिया गया है। एक बोगी में देखिए यहाँ पर 4 ब्रेक डिस्क और 4 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, इतना इजी। एक कोच में 8 ब्रेक डिस्क और 8 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। ब्रेक पैड की नई में मोटाई 35 mm होती है। ब्रेक का एप्लीकेशन टाइमिंग 3 से 5 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं, कहीं खोजना नहीं है, एक जगह से पढ़िए, बेहतर पढ़िए। ब्रेक का रिलीजिंग टाइमिंग 15 से 20 सेकंड होता है। और आपको मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, यदि अपनी LHB गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रनिंग कर रही है, ठीक है, ट्रैक पर, यदि आपने ब्रेक लगाया है तो गाड़ी को रुकने में समझ रहे हैं आप लोग 1200 मीटर की दूरी तय करता है। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। और क्या इसमें इंक्लूड किया गया है, LHB कोच में कॉर्टेज टेपर रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, CTRB का। व्हील बेस ऑफ LHB कोच, जो इसका व्हील बेस होता है 25-60 mm है, बार बार पूछा है ये। एक्सल लोड LHB कोच में एक्सल लोड जो होता है 16 टन या 16.25 टन होता है। आगे देखेंगे व्हील LHB मतलब व्हील के विषय में है। LHB कोच में उपयोग किए जाने वाले व्हील का डायमीटर 915 mm होता है और कंडमिंग साइज 845 mm होता है, जब इसका वेब थिकनेस 17 mm होगा। जब वेब थिकनेस 14 mm होगा तो कंडम साइज कितना होगा, 855 mm होगा। इसे भी जानते रहें। ब्रेकिंग डिस्टेंस LHB कोच का ब्रेकिंग डिस्टेंस 1600 किलोमीटर प्रति हावर्स की तेज़ गति पर 1200 मीटर होता है। यानी अगर कोई LHB ट्रेन 160 किमी की
तेज़ गति से चल रही हो और उसको रुकना हो तो ब्रेक लगाने के बाद अगले 1200 मीटर के अंदर ट्रेन रुक जाएगी। तो इतना बेहतर तरीके से आपको बना कर दिया जा रहा है भाई, बस सिर्फ एक लाइक करिएगा आप लोग। जंग रहित कोच, LHB कोच को पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, इसके वजह से इसमें जंग नहीं लगता है। इस कारण इसमें मरम्मत की ज़रूरत बहुत कम होती है। अधिक लंबा कोच, LHB कोच ICF कोच की तुलना में लगभग 2.2 मीटर अधिक लंबे होते हैं। इस अधिक लंबाई की वजह से इसमें चेयर कार में 2 अतिरिक्त चेयर लाइन और स्लीपर में एक अतिरिक्त रेक बन जाता है। इससे सीटों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। देखेंगे आप लोग क्या जोरदार टीम ने मेरी एक बेहतर चीज़ आप लोगों को दी है बनाकर। कम वजन, LHB कोच का टेयर वेट यानी कोच का वजन ICF कोच के मुकाबले लगभग 10% कम होता है। आरामदायक कोच, LHB कोच हाई कंफर्ट लेवल के होते हैं। LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स 2.5 से 2.75 के बीच होता है, जबकि ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स 3 से 3.5 के बीच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि LHB कोच में यात्रा करना ICF कोच के मुकाबले अधिक आरामदायक होता है। तेज गति, ICF कोच के मुकाबले LHB कोच की गति तेज होती है। LHB कोच की स्पीड 160 किमी प्रति घंटा होता है। अगर LHB कोच में थोड़ी सुधार कर दी जाए तो इसकी स्पीड 180 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 200 किमी प्रति घंटा हो जाती है। वाह! ICF कोच की स्पीड 110 किमी प्रति घंटा होती है। फायर रिडार्डेंट, LHB कोच में फायर रिडार्डेंट मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इस मटेरियल की खूबी यह है कि इसमें आग जल्दी नहीं फैलता। अगर आग किसी कारण से कोच के अंदर लग जाएं तो आग जल्दी नहीं फैलेगा और इसको आसानी से काबू किया जा सकता है। शॉक एब्जॉर्बर, यात्रा के दौरान यात्रियों को जर्क का अनुभव कम हो, इसके लिए LHB कोच के हर बोगी यानी ट्रॉली में 9 शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। ये एकदम क्लियर बताया गया है कि हर बोगी में या ट्रॉली में 9 शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। इन शॉक एब्जॉर्बर के कारण 160 किमी प्रति घंटा की स्पीड पर भी इस तरह के कोच का राइडिंग इंडेक्स 2.5 होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। विच फीचर्स प्रिवेंट टेलीस्कोपिक ऑफ कोचेस ड्यूरिंग कोलिजन, टक्कर के समय कोच के एक दूसरे में घुसने को कौन सा फीचर रोकता है। जब टक्कर होता है तो एक गाड़ियाँ क्या होती है, ओवरलैप कर जाती है। ये ICF में होता है परंतु अब नहीं होता है, ठीक है, अब LHB में नहीं होता है। तो उसी जो फीचर को हम लोग एंटी क्लाइंबिंग अरेंजमेंट फीचर्स कहते हैं। द यार्ड डैम्पर्स प्रोवाइडेड इन LHB बोगीज इज यूज्ड टू, LHB में दिए गए यार्ड डैम्पर किसके लिए होता है, कंट्रोल लेटरल ऑस्किलेशन, माने पार्श्व दोलन को कंट्रोल करने के लिए डैम्पर्स का उपयोग किया जाता है। विच टेस्टिंग इंश्योर सेफ्टी ऑफ LHB कोच सेल, LHB कोच की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्थैतिक और डायनामिक, स्थिर और गतिकीय परीक्षण की जाती है। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्रैश वर्थनेस टेस्ट, स्थिर एवं गतिशील अवस्था में दुर्घटना के समय अपने यात्रियों की सुरक्षा, ये एक टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया गया है कि जैसे ही कोच का एक्सीडेंट अगर होता है तो ये क्लाइंबिंग नहीं करेंगी, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, यह चढ़ेगी नहीं, कोच भी सुरक्षित रहेगा और उसमें यात्रा करने वाले यात्री भी सुरक्षित रहेंगे। विच फीचर्स ऑफ LHB कोचेस इम्प्रूव राइडिंग कंफर्ट, LHB कोच का कौन सा गुण यात्रा आराम बढ़ाता है, एयर सस्पेंशन विथ डैम्पर्स, क्योंकि कॉइल स्प्रिंग यूज होता है, अब उसकी जगह हम लोग एयर स्प्रिंग यूज करते हैं। वंदे भारत में तो पूरी तरीके से एयर स्प्रिंग ही यूज होता है, LHB में भी यूज होता है और ICF के कुछ हाइब्रिड कोचे वगैरह जो हैं उसमें भी हम लोग यूज करते हैं एयर सस्पेंशन स्प्रिंग को। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज, तो फ्रेंड्स ये 635 में होता है। अब यहाँ पर बफर से जितने क्वेश्चंस बनेंगे ना, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे।
क्या क्या पूछ सकता है। तो मैक्सिमम था, यहाँ पर मिनिमम बफर प्रोजेक्शन पूछेगा, तो आप कहेंगे 584 mm। द डायमीटर ऑफ फेस प्लंजर, जो उसका फेस होता है, जो इस प्रकार से ये गोला वाला फेस होता है, उसकी डाया पूछ रहा है, 457 में होता है। नोट पॉइंट कर लेंगे। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर्स एट वन एंड। जो दो बोगियाँ होती हैं, तो दो बोगियों के भाई उसके एंड में दो बफर्स लगे होते हैं, तो वहीं कह रहा है दो जो होते हैं बफर, उनके बीच का जो गैप होता है वह 1956 में होता है। नोट कर लेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm, मतलब जब दो बफर्स आपस में टच करते हैं तो उनका स्ट्रोक वो कितना अंदर जाता है, तो 127 mm जाएगा ये। नोट कर लेंगे। एक जगह सारा डाटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, यह कास्ट स्टील का बना होता है। द ड्रा एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज सेंटर पिवोट के माध्यम से होता है, ड्रा और बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन। वेयर एंकर, यहाँ पर एंकर लिंक इज फिटेड इन बोगी। अब कह रहा है जो अपना एंकर लिंक, भाई यह ICF में होता है एंकर लिंक, ठीक है। अब कह रहा है कहाँ यह इसको फिट किया जाता है एंकर लिंक को। अब भाई यह आपका बोस्टर और बोगी ट्रांजम में, ठीक है। क्या करता है, ये अपना जो फ्रेम होता है, फ्रेम को आपके फ्रेम से बोस्टर को बांधने का काम अपना एंकर लिंक करता है। एंकर लिंक A टाइप और B टाइप के दोनों होते हैं। तो आपसे लेंथ भी पूछ सकता है एंकर लिंक का, तो 451 ±1 mm यूज होता है। जैसे एंकर लिंक ख़राब होता है ना, तो एंकर लिंक के अंदर हम लोग साइलेंट ब्लॉक लगाते हैं। अगर उसको साइलेंट ब्लॉक को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वह वन साइड शिफ्ट होता है, वो एक तरफ भागता है, झुकता है। तो उस केस में हम लोग साइलेंट ब्लॉक को हम लोग चेंज करते हैं या रिप्लेस करते हैं। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक, एंकर लिंक के कार्यों में से एक कार्य क्या है, टू प्रिवेंट रोशनल, यहाँ पर रेशनल मूवमेंट ऑफ बोस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उसके रेशनल मूवमेंट क्या करता है, ये रोकता है बोस्टर के। 16 बार ऑफ ICF कोचेज यहाँ पर पूछ लिया है, तो जेड सेक्शन का बना होता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है कि थिकनेस ऑफ ICF 16 बार 6 mm का होता है। शेप ऑफ LHB 16 बार सी सेक्शन का होता है। मटेरियल ऑफ LHB 16 बार कार्टेज स्टील और IRS 41, आपको याद हो जाएगा। थिकनेस ऑफ LHB 16 बार 6 mm है। अब देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है आपको। मैं वहाँ पर बफर प्लंजर स्ट्रोक के विषय में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर तो सीधे क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm। तो भाई 127 mm होता है इसका स्ट्रोक। अब कह रहे हैं यहाँ पर फ्लैट टायर्स ऑन व्हील ऑफ ICF कोची, तो 50 mm होता है। अब आपसे वैगन्स में भी पूछता है, वैगन्स का फ्लैट टायर, तो आप कहेंगे 60 mm होता है। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। करा कि व्हाट इज़ द न्यू परमिसिबल व्हील गेज ऑफ LHB व्हील। अब यहाँ से फ्लैट के विषय में पूछा था, मैंने 50 में बताया था। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कह रहा है कि जो न्यू व्हील्स हैं, तो उसका जो व्हील गेज होता है ये आपका रहेगा 1600 + 2 रहेगा, क्या रहेगा 1600 + 2 - 1 mm रहेगा। अब कह रहा है व्हाट इज़ द सर न्यू है, तो भाई न्यू रहेगा तो 1 रहेगा, +1 - 1 सर्विसिबल रहेगा, तो उसका व्हील गेज 1600 + 2 - 1 mm, इसको हम लोग यूज करते हैं। न्यू व्हील ऑफ LHB 915 mm रहेगा। लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, बच्चे इसमें फंसते हैं। इसका इशू साइज करा, लास्ट साफ इशू साइज पूछेगा, तो आप कहेंगे 862 mm होता है। लास्ट साफ इशू साइज इसका 862 mm होता है, ठीक है, 14 mm वेव थिकनेस के साथ। अब देखेंगे आप लोग, लास्ट साफ इशू साइज ऑफ LHB व्हील 857 mm होता है, वेव थिकनेस यहाँ पर 17 mm वेव थिकनेस के साथ। व्हाट इज़ द कंडम व्हील साइज ऑफ LHB व्हील 855 mm, वेव थिकनेस 14 mm। यहाँ पर कंडम साइज जब रहेगा 45 रहेगा 17 mm, इसको भी इंक्लूड किया गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। व्हील डिस्क प्रेस ऑन प्रेशर, जो व्हील डिस्क होता है उसको कितने प्रेशर से उसको प्रेस करते हैं, तो यह 69 से 109 टन के मध्य के प्रेशर से इसको हम लोग प्रेस करते हैं।
एक्सल की जो लंबाई होती है आपका कि 2440 mm होता है। एक्सल ये इस तरीके से एक्सल रहता है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये डिस्क लगे रहते हैं, व्हील डिस्क। तो ये जो है इसकी जो लंबाई है यहाँ पर ये बात कर रहा है 2440 mm। एक्सल लोड कैपेसिटी 16.25 टन रहेगा। एक्सल जनरल साइज है पहले भी, जो जनरल जहाँ पर हम लोग वीयरिंग यहाँ पर ये इस वाले पार्ट को जनरल बोलते हैं हम लोग, इसी पर वीयरिंग आप हम लोग फिट करते हैं। तो उसकी साइज़ जो होती है 130.043 से यहाँ पर 0.68 तक होता है जनरल की साइज़ से आप लोग याद करेंगे। व्हील का वीडियो देखेंगे, इसमें मैं पिक्चर के साथ बताया हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक्सल का जो शोल्डर साइज होता है जो, ठीक है, वह 160.1.34 से 1.74 के मध्य होता है एक्सल शोल्डर का साइज। करा व्हील सीट डाया, व्हील सीट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप हम लोग यहाँ पर एक्सल बनाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा भाग यहाँ पर ये उभरा रहता है, ठीक है, ये थोड़ा सा भाग क्या होता है, ये उभरा रहता है। तो इसी पर हम लोग जो व्हील का डिस्क रहेगा इसी पर बैठाते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि व्हील सीट बने जहाँ व्हील पर हम लोग व्हील को बैठाएंगे एक्सल पर, तो उसकी जो डाया होती है 192 से 195 mm के मध्य होती है। अब कह रहा है कि न्यू व्हील, यहाँ पर व्हील फ्लेंज थिकनेस, जो फ्लेंज थिकनेस की जो मोटाई होती है, ठीक है, और फ्रेंड्स 29.4 mm होता है। कंडम साइज फोर्स का 22 mm होता है, ठीक है, इससे भी आप लोग याद रखेंगे। जो फ्लेंज उभरा हुआ भाग होता है, ट्रेड के बगल में जो उभरा हुआ भाग होता है व्हील पर, उसको व्हील फ्लेंज कहते हैं। उसकी जो मोटाई होती है 29.4 mm होती है। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कंडम व्हील फ्लेंज साइज, तो कंडम जो रहेगा वो 22 mm रहेगा, ठीक है ना उसका। यहाँ पर डी फ्लेंज, सार फ्लेंज, डी फ्लेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डी फ्लेंज साइज, तो स्टैंडर्ड जो साइज न्यू रहेगा वो 28.5 mm रहेगा। अब आपको यहाँ पर डी फ्लेंज, कंडम डी फ्लेंज पूछेगा तो आप 35 mm बताएंगे, ठीक है। अब कह रहा व्हाट इज द न्यू रूट रेडियस साइज ऑफ एलिजिबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो न्यू रूट रेडियस होगा 14 mm 14 mm रहेगा। अब जो रूट रेडियस कंडम साइज रहेगा 13 mm या उससे कम रहेगा तो कंडम हो जाएगा वो। अब देखेंगे व्हाट इज द स्टैंडर्ड सार फ्लेंज, देखेंगे आप लोग ये कह रहा है, आप ये सार फ्लेंज कह रहा है, तो 14.5 mm रहेगा सार फ्लेंज। और व्हाट इज द कंडमनिंग सार फ्लेंज साइज रहेगा, कंडमनिंग सार फ्लेंज साइज तो आपका 5 mm या उससे कम रहेगा, तो कैंसिल कर देंगे हम लोग। अब देखेंगे व्हाट इज द कंडम व्हील सेलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये व्हील डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। व्हील ट्रेड या टायर ट्रेड, व्हील ट्रेड वह पार्ट होता है जो पटरी से कांटेक्ट करता है, उसी को व्हील ट्रेड या व्हील टायर कहते हैं। तो जो व्हीलों की मध्य जो इस प्रकार से स्क्रैच टाइप के आते हैं, तो लंबाई में 40 mm रहेगा, ठीक है, और डिग माने गहराई में करें, डिप्थ में कितना रहेगा 1.5 mm रहेगा। तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, ये व्हील सेलिंग है अंतर्गत, ये व्हील डिफेक्ट आते हैं ये, ठीक है, कंडम कर देंगे लंबाई में इतना रहेगा तो, और गहराई में इतना रहेगा तो। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बोगी व्हील बेस ऑफ ICF RCF ऑल क्वाइल बोगी आर। तो अब यहाँ पर अपना जो व्हील बेस होता है ICF RCF का, ठीक है, तो क्वाइल बोगी का, तो वह पूछा है, तो इसका जो सही जवाब होगा 2896 mm इसका व्हील बेस होता है। दोस्तों सारे व्हील बेस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, कुछ भी पूछे आप पूरा जवाब एक जगह देंगे। व्हील बेस LHB पूछेगा, आप कहेंगे 2560 mm होता है LHB का। व्हील बेस वंदे भारत वेरी इंपॉर्टेंट, ये 27 mm वंदे भारत का होता है। व्हील बेस ऑफ वैगन्स कितना होता है 2000 mm होता है, तो एक लाइक करेंगे आप लोग। अगर कैपेसिटी ऑफ यहाँ पर एयर रिजर्वायर, जो एयर रिजर्वायर है उसका जो कैपेसिटी भाई 200 लीटर का होता है, और उसमें पूछता है आपका जो 125 लीटर का होता है ये आपके ब्रेकिंग पर्पज में यूज होता है, और जो 75 लीटर का जो रिजर्वायर होता है वह आपका टॉयलेट पर्पज के फ्लशिंग में होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट करा है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप, जो मतलब हम लोग जब फुल सर्विस पूर्ण तरीके से ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम जो प्रेशर ड्रॉप होता है, जो प्रेशर रिलीज होता है वह 1.5 kg/cm² का होता है, इसे आप लोग लिख लेंगे। मतलब फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय जो प्रेशर ड्रॉप होगा वह 1.5 kg/cm² का होगा। अगर रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर मिनिमम, मतलब यदि कम ब्रेक लगा रहे हैं, हल्का ब्रेक लगा रहे हैं, तो उस टाइम जो प्रेशर रिड्यूस होगा वह 0.5 से 0.8 kg/cm² का, जो सिर्फ इतना प्रेशर लीकेज होगा तो हल्का उसमें क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा। क्योंकि सिलेंडर का प्रेशर जब शून्य, जब बिल्कुल क्या होगा ब्रेक, भाई उसमें हवा
बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। उसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं कह रहा है कि जब इस रेट से जब लीकेज होगा 0.5 to 0.8 kg/m² से तो हल्का ब्रेक लगेगा। करा कि यहाँ पर रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। सर्विस एप्लीकेशन मतलब हम लोग जो हमेशा ब्रेक लगाते हैं, पूर्ण ब्रेक नहीं, जैसे कि हम लोग हमेशा ब्रेक हम लोग अपने सर्विस में यूज करते हैं, तो उसका जो रिलीजिंग होगा वह 0.8 से 1 यहाँ पर 1 kg/cm² के हिसाब से क्या होगा, वो रिलीज होगा, लीकेज होगा प्रेशर उसका। रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन, आपातकालीन ब्रेक, अगर आपातकाल में ब्रेक लगाना है तो 1.5 kg से 3.8 kg/m² का क्या होगा, बीपी प्रेशर क्या होगा, उसका रिलीज होगा। तो भाई सारी चीज़ को मैं एक जगह मेंशन किया हूँ कि कुछ भी पूछे आप एक जगह से डाटा बनाइए, आप क्लास को देखिए, डाटा बनाइए और एक सलेक्शन पाइए, एक सीट अपनी कंफर्म करिए। इन ट्विन पाइप सिस्टम एयर प्रेशर शुड बी, ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में जो एयर प्रेशर जो होता है वह 6 kg का होता है, फीड पाइप में भी 6 kg का होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड, क्वेश्चन बार बार पूछा है। यह ब्रेक पाइप फीड पाइप दोनों में कट ऑफ एंगल कॉक लगे होते हैं। कट ऑफ एंगल कॉक जो युवासर 4 लगे होते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, अगर कट ऑफ एंगल कॉक वाइट कलर का है तो वो फीड पाइप का रहेगा कट ऑफ एंगल कॉक। यदि कट ऑफ एंगल कॉक ग्रीन कलर का है तो क्या होगा, ब्रेक पाइप करेगा, क्योंकि उनके कलर ब्रेक पाइप का ग्रीन, फीड पाइप का वाइट, तो वाइट में ग्रीन में जाएगा, इसे ध्यान देंगे। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग वेरी, इसको तो नोट करके भाई आगे बढ़ो। सिंगल कार टेस्टिंग में, ठीक है, इतने से अधिक नहीं होना चाहिए, 0.2 kg/cm² से लीकेज ज़्यादा नहीं। अब वैगन्स में जो लीकेज की रेट होती है पॉइंट यहाँ पर 25 kg/cm² वैगन्स में होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कर इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द रेक्स, यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइज फ्रॉम, ठीक है, आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन के समय जो सिलेंडर का प्रेशर जो उसमें भरेंगे हम लोग, तो वह 0 से 0.3 इतने का, मतलब जो 0 से 3.6 kg/cm² का जो प्रेशर फील होने में वो ये 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा। ड्यूरिंग रिलीजिंग आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन, अब रिलीज करने में, ठीक है, मेल एक्सप्रेस का वो भी कितना रहेगा आपका, 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा। देखेंगे दोनों का समय सेम है। अब देखेंगे आप लोग व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग स्टाफ। तो अब यहाँ पर जो CR है आपका है, CR कंट्रोल रिजर्वायर, उसमें जो प्रेशर होता है CR का वो आपका 6 kg का होता है। ब्रेक पाइप थ्रॉट ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ब्रेक पाइप पूरे ट्रेन में जो चार्ज होती है जो, ठीक है, प्रेशर वो 5 kg का होता है। BP हमेशा, क्योंकि ब्रेक पाइप BP हमेशा 5 kg से चार्ज किया जाएगा, फीड पाइप हमेशा आपका 6 kg से चार्ज किया जाएगा। कि फीड पाइप थ्रॉट द, यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्ज विथ कंप्रेस्ड एयर, तो 6 kg से पूरे ट्रेन में फीड पाइप चार्ज किया जाएगा। करा कि आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम, या ब्रेक पाइप से क्या होगा, ये इसको कट कर देंगे हम लोग, याद रखेंगे हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम के समय। क्योंकि जैसे हम लोग ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेक के जो सिलेंडर का प्रेशर है उसको बाहर निकलने के लिए कनेक्शन को क्या करना है हम लोगों को, उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी सिलेंडर का हवा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जैसे ब्रेक लगाना है तो सिलेंडर का प्रेशर जो है इसको कम करना है, 0 करना है, तभी ब्रेक आपका पूर्ण रूप से लगेगा। जैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखेंगे, कंट्रोल रिजर्वायर से BP पाइप। आफ्टर द ब्रेक एप्लीकेशन द एक्सिलरी रिजर्वायर इज हाउ एवर कंटिन्यूसली चार्ज फ्रॉम फीड पाइप, तो फीड पाइप से 6 kg का। जितना क्वेश्चन बनना चाहता है ना भाई, पूरा क्वेश्चन मैं एक PDF में बना कर देता हूँ बच्चों को। अगर बिलीव करिए आप, यदि आपने पूरी तरीके से तैयार कर लिया ना 2200 क्वेश्चंस, तो कोई एग्जाम कोई छूटेगा नहीं। पूरा क्वेश्चन आप मतलब बेहतर कर आएंगे। तो कलर आप ब्रेक पाइप का ग्रीन, फीड पाइप क्या आपका वाइट, ये भी पूछ सकता है। कट ऑफ एंगल कॉक, यहाँ पर ब्रेक पाइप का ग्रीन पहले बोला था मैं,
कट ऑफ एंगल का फीड पाइप का क्या होगा, वाइट रहेगा। व्हाट इज द चोक डायमीटर गॉड इमरजेंसी, जो गॉड इमरजेंसी है उसका जो उसका जो जिसका चोक का जो डाया होता है वो 8 mm का होता है, और जो LHB का PEAV होता है, ठीक है, उसका जो चोक डाया होता है वो 19 mm का होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। व्हाट टाइप आइसोलेटिंग कॉक आर प्रोवाइडेड इन द पैसेंजर, तो बाल टाइप का रहेगा ये पैसेंजर में, ठीक है। करा ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। करा द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज इन 2 अवे, डट कलेक्टर यूज होता है, कौन सा 2 अवे यूज होता है कोच में। दोस्तों अपना जो वैगन होता है, वैगन में 3 अवे टाइप का डट कलेक्टर यूज होता है। आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जो बोगी माउंटेड जो BMBC होता है उसका डायमीटर 203 mm होता है। इंच में बात करेंगे तो वह 8 इंच का होता है। पिस्टन स्ट्रोक उसका 32 mm होता है। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑफ ICF 3.8 kg/cm का होता है मैक्सिमम प्रेशर। अब ब्रेक सिलेंडर डाया ऑफ LHB 255 mm होता है। ब्रेक सिलेंडर्स यहाँ पर डाया LHB का इंच में ये आपका 10 इंच, ICF का 8 इंच, 203 ये 255। एक एक चीज़ को इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं कि कुछ भी सवाल कहीं से पूछे कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है। पिस्टन स्ट्रोक उसका ICF का 32 mm, इसका क्या होता है आपका 21 mm होता है। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑफ LHB 3.01 kg/cm²। लास्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ बियरिंग प्लेट, जो बियरिंग प्लेट होता है साइड बियरर में बियरिंग प्लेट हम लोग डालते हैं। साइड बियरर में जो ऑयल की मात्रा होती है 2 से 2.5 लीटर के मध्य होती है। सर्वोलिन 68 नामक ऑयल का यूज किया जाता है। हम लोग उसकी 1 महीने के अंतराल में साइड बियरर के अंदर ऑयल को हम लोग चेक करते हैं। उसी साइड बियरर के अंदर अपना एक बियरिंग प्लेट होता है, तो उसकी जो शॉप इसको साइज यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में, तो 9 mm होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है कि न्यू साइज पूछ सकता है बियरिंग प्लेट का, आप कहेंगे 10 mm होता है। और कंडम साइज ऑफ बियरिंग प्लेट क्या होगा, 8.5 mm होता है। इसे भी आप लोग जानते रहें। करा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट, मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन गाइड बुश एंड डैशपॉट, जो अपना गाइड बुश होता है, डैशबोर्ड में अपना जो टेलीस्कोपिक गाइड होते हैं, जो एक बोगी में या एक ट्रॉली में 8 होते हैं, वो अंदर से खोखला होते हैं क्योंकि उसके ऊपर इसके टॉप फेस पर 9 होल होते हैं, 5 में उनका डाया होता है। तो जैसे हम गाड़ी को लोअरिंग करते हैं, व्हील के अंदर अपना जो डैशपॉट में हम लोग ऑयल डालते हैं, तो उनके मध्य का जो क्लियरेंस होता है वो 1.5 mm होता है। यही आपसे मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब उसमें क्वेश्चन कितना पूछ सकता है, मिनिमम ऑयल लेवल इन डैशपॉट में कम से कम तेल 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। लीटर की बात करेंगे, ठीक है, तो 1.6 लीटर रहेगा। टाइप ऑफ ऑयल सर्वोलिन 68। एक चीज़ आपको सिर्फ यही TDA वर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा। आपको पूरे तरीके से या एक सीट कन्फर्म करना है तो आज ही आप TDA से जुड़ें, ठीक है। ये मेरा एक नंबर है 8799191206। एक सीट आप लोग अपनी कंफर्म करें, कोई भी एग्ज़ाम हो आप इसमें एक सीट श्योरली बना लेंगे। द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक इज टू टेक ड्रा एंड ब्रेकिंग फोर्स, मुख्य कार्य होता है एंकर लिंक का। थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोचेस ये 6 mm होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक, ये फ्लेक्सिबल केबल होता है। इन ICF कोचेस ए डायमेंशन इज मेजर्ड, ए डायमेंशन ICF कोच में क्या मापता है, या कंट्रोल रॉड हेड एंड बैरल फेस को मापता है, आयाम ए। अब आयाम ए से क्या क्या सवाल बनेगा पूरी टीम ने यहाँ पर सजा कर दिया है, क्या बना सकता है एग्जाम में। और ए डायमेंशन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन नॉन AC, तो क्या होगा 16 + 2 - 0 mm। AC में रहेगा ना 16 + 2, 16 में बस 6, ये 6 जो 6 दिख रहा है ना 6 जोड़ दो, 16 6 22, ये पीछे वाला डाटा सेम रहेंगे। 16 6 22 + 2 - 0 mm, 22 + 2 - 0 mm सेम है। याद करने का टेक्निक भी बहुत अच्छा है।
इन ए पैसेंजर कोचेज ई डायमेंशन इज, जो ई डायमेंशन है ये भी आपसे पूछ सकता है। ये 375 प्लस माइनस आपका 25 mm होता है। ई डायमेंशन इज ए मेजर्ड, ई डायमेंशन क्या मापता है? ई डायमेंशन को मापा जाता है फ्रॉम प्रोटेक्टिव ट्यूब टू वी ग्रूव मेड ऑन द स्पिंडल रॉड। इनके मध्य के गैप को ई डायमेंशन से हम लोग मापते हैं, जिसकी लंबाई जो जिसकी बीच का जो अंतर होता है 375 प्लस माइनस 25 mm होता है। आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द, करा कि ब्रेक लगाने की प्रक्रिया के दौरान कंट्रोल रिजर्वायर को अलग कर दिया जाता है। किससे भाई? ब्रेक पाइप से। अरे भाई जो CR है, CR ही चार्ज करेगा अपने पाइप को, BP को पाइप करेगा, BP को चार्ज करेगा। हमेशा प्रेशर जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आपको ब्रेक लगाना है। अगर यहाँ पर आपका सिलेंडर है, इसका कनेक्शन इससे है, प्रेशर तो बना है, कहाँ से ब्रेक लगेगा? जैसे ही इसका जो कनेक्शन हटा देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे हम, या इसको यहाँ से हटा देंगे ना, तो इसका जो होल है ना, यहाँ से इस होल से इसके अंदर जितनी हवाएं हैं सब बाहर निकलना शुरू कर देंगे, ब्रेक लग जाएगा। वही की बात कह रहा है। ब्रेक लगाने की प्रक्रिया के दौरान कंट्रोल रिजर्वायर को अलग किया जाता है इससे ब्रेक पाइप से। आगे चलेंगे। इन ए ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP। कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक तब लगना चाहिए जब BP में वायु में गिरावट होता है 0.6 kg का, यहाँ पर 6 सेकेंड में। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक लग जाएगा आपका 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड की रेट से अगर गिरावट हो रही है तो ब्रेक लग जाएगा। द ड्राइवर रिड्यूस द BP प्रेशर बाई 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट इज़ कॉल्ड। ड्राइवर ने BP को 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम कर दिया तो इसे क्या कहा जाता है? इसको फुल सेल्फ सेपरेशन कहा जाता है। आपको ऊपर में सब कुछ बता कर दिया था भाई, पूरा सब कुछ ऊपर है, देख लेंगे आप। द फुल फॉर्म ऑफ एयर को ऑक्सीजन रिजर्वायर कहते हैं। कट ऑफ एंगल कॉक फिटेड ऑन द फीड पाइप इज पेंटेड इन। फीड पाइप लगे कट ऑफ एंगल कॉक को वाइट कलर से, वो पहले ही मैंने बोला कि फीड पाइप कलर वाइट होता है तो कट ऑफ एंगल कॉक भी वाइट रहेगा। ब्रेक पाइप का कलर कैसा रहता है? ग्रीन रहता है। तो जो आपका कट ऑफ एंगल कलर का ब्रेक पाइप का वो क्या रहेगा? ग्रीन रहेगा। तो ग्रीन को ग्रीन से ऐड करेंगे और हम लोग वाइट को वाइट से। फीड पाइप थ्रॉट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्जड विथ कंप्रेस्ड एयर। 6 kg से हम लोग उसको चार्ज करेंगे। आगे देखेंगे करा कि आफ्टर POH द लोवेस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर ऑफ ICF। तो ये 837 mm। POH के बाद 837 mm से छोटा व्हील हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, याद रखेंगे। और IOH में तो अभी हम लोग जो है 834 mm तक के व्हील को यूज कर रहे हैं NMG वगैरह में। न्यू व्हील साइज पूछेगा 915 mm। कंडम साइज ICF का पूछेगा तो आप कहेंगे 825 mm। आप करा कि फॉर इंडियन रेलवे यहाँ पर ब्रॉड गेज BG फॉर यहाँ पर 4 व्हील्ड यूनिट द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सल। सेम एक्सल की बात करेंगे, व्हील के डायमीटर में डिफरेंट जो होता है डायमीटर में सेम एक्सल, तो आपका 0.5 mm रहता है। ठीक है। 2 व्हील की बात करेंगे, 2 व्हील की बात करेंगे तो 5 mm का रहता है। यहीं पर 4 व्हील यदि आ जाएंगे तो कितने? 4 व्हील आ जाएंगे। यहाँ पर 4 व्हील यदि मैं बना दिया तो इनके डाया में मैक्सिमम अंतर जो होता है 13 mm का होता है। ठीक है। क्योंकि कोचिंग में सिर्फ इसमें आदमी यात्रा करता है उसी में। अब करेगा व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ एच टाइप। यहाँ पर टाइट, यहाँ पर नक्कल रहता है भाई। ठीक है। सेंटर बफर जो अपना रहता है, कपलर रहता है, सबसे कमजोर भाग क्या होता है? नक्कल होता है। कह रहा व्हाट इज़ द यहाँ पर इंटरवल ऑफ शेड्यूल ए। यहाँ पर ए एग्जामिनेशन ऑफ द ICF कोच। तो जो उसका ए शेड्यूल होता है वह 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है। अब देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ शेड्यूल सी एग्जामिनेशन ऑफ ICF कोच। ICF कोच की जो अनुसूची सी का परीक्षण अंतराल क्या है? सी की ABC चल रहा है इसमें, तो 6 मंथ प्लस माइनस 7 डेज रहता है। विथ रिस्पेक्ट ऑफ किलोमीटर फ्रिक्वेंसी SS3 इज। किलोमीटर के संदर्भ में SS3 की फ्रिक्वेंसी आपका 24 लाख किलोमीटर्स होता है। अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर रिजिड व्हील बेस है। रिजिड व्हील बेस जो होता है मतलब 2 पहियों के बीच का जो डिफरेंट होता है, ठीक है, वही बात कर रहा है, वह 2560 में होता है। इसको हम लोग व्हील बेस कहते हैं। व्हील बेस आपको ऊपर सब दिखाया था मैं,
व्हाट इज़ द फ्री हाइट ऑफ 16.25 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। तो जो एक्सल बॉक्स मतलब प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग जो होती है एसी की जो होती है वो 375 mm की होती है, याद रखेंगे। अब उसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जो इसका एक्सल बॉक्स की जो फ्री हाइट होती है 375 mm होती है। अब कह रहा है फ्री हाइट आप 13 टन एयर यहाँ पर इसका एक्सल स्प्रिंग, मतलब एसी का एक्सल स्प्रिंग की हाइट 375, नॉन एसी का जो होता है इससे 15 mm कम है। ट्रिक बता रहा हूँ, 15 mm कम, 375 में 15 कम करेंगे कितना का 360 कम रहेगा, इसे याद रखेंगे। उसी प्रकार बूस्टर का भी रहेगा, जो भी एसी का रहेगा उसे 15 mm कम रहेगा, ये माइनस में 15 mm कम हाइट में रहेगी। बूस्टर स्प्रिंग को हम लोग सेकेंडरी सस्पेंशन कहते हैं। 16.25 टन एसी बूस्टर स्प्रिंग हाइट जो होगा एसी का 4 mm रहेगा, तो नॉन एसी का जो बूस्टर स्प्रिंग रहेगा 15 mm कम 350 mm रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है आपको यहाँ पर ही। आप लोगों को ना इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना पड़ेगा भाई, कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है। कराए x + y = 8, एक्स वाई बराबर 6, देन x³ + y³ की वैल्यू ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स ज़रा ध्यान देंगे हम लोग, x + y होल की जो फार्मूला होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab। क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर a + b, इसमें सब डाटा फिट कर देंगे हम लोग। a + b की वैल्यू क्या दिया, 8 दिया है, 8 का क्यूब करेंगे आप लोग तो ये 512 हो जाएगा। क्या होगा सीधे, अगर हम लोग 8 का क्यूब, चलिए बता दे रहा हूँ, एक लाइन और बढ़ा दूँगा। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये जो टोटल वैल्यू है इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलो कि यहीं, चलो हमको यही वैल्यू फाइंड करना है। प्लस 3ab, 3 रहेगा a × b, ab की मैंने एक्स वाई ए बी रहेगा, 6 दिया है इसकी वैल्यू, तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई a + b की वैल्यू एक्स वाई ए, मैंने a + b के जहाँ रहेगा वहाँ पर x + y रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या दिया, 8 दिया है, ठीक है। अब देखेंगे ये 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा इधर से। अब देखेंगे हम लोग 6 का 18 × 144, 144 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर 12 में से आपका 4 जाएगा, 8 हो जाएगा, बचेगा 0, 10 में से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो आपके आएगा 6 आ जाएगा, 6, और यहाँ पर 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्या होगा 368। ऑप्शन देखा यहाँ पर 368 दिया है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन भाई बना रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि करा द क्यूब रूट ऑफ, ये इसका कह रहा है घनमूल निकालना है। तो घनमूल में क्या होता है, 3 का पेयर बनता है। यदि इसको ऐसे बना दें हम, ठीक है, तो इसमें 3 का पेयर बनता है। 3 का पेयर यदि हम लोग बनाएंगे तो पॉइंट के पीछे देखेंगे यहाँ पर ये 3 इधर से है और ये 1 2 3 3 अंक इसमें है, तो इसमें 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। तो ये जब हम लोग इसको रूट से निकालेंगे तो पॉइंट तो लगाएंगे, इसमें से एक 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 0.5 इसका आंसर ये होगा। देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर इन 3 रूट, मतलब इसका भी घनमूल की बात कर रहा है। इसको देखेंगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 64 बटे यहाँ पर ये 125, ये सबका क्या है, यहाँ पर ये क्यूब है। तो देखेंगे ना ये 64 के क्यूब, यदि हम लोग इसको घनमूल निकालेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर तो ये 4 बनेगा, क्योंकि 4 चौसठ को 64, ये आपका 5 बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा 4/5 आंसर दिया है, 4/5 आंसर होगा। आगे चलेंगे, अब कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर दिया है 10 ज़रा ध्यान देंगे, 10 60 डिग्री दिया है ये, ठीक है, 60 डिग्री है ये, 0 नहीं, यहाँ पर ये डिग्री है, ठीक है। तो अब देखेंगे 2 10 30 डिग्री, क्या 2 10 30 डिग्री होगा, होगा 2 10 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 10 30 डिग्री मान कितना होता है, ये 1/√2 होता है, सॉरी 3 होता है भाई, क्योंकि 50 मान 1 होता है। अब देखेंगे तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये जगह 2/√3, ये क्या होता है, यह 10 60 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 2/√3। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10 60 आंसर। आगे चलेंगे, अब यहाँ पर करा है sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल। तो यहाँ पर कह रहा है कि a की वैल्यू आपको ज्ञात करना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो साइन 2a बराबर 2 साइन a की बात कर रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। साइन 2 की वैल्यू क्या होती है? साइन 2 2 साइन a इंटू कहाँ से? साइन 2 की वैल्यू क्या होती है भाई? ये होता है 2 साइन a इंटू कहाँ से बराबर यहाँ पर 2 साइन है। अब क्या है आपका? 2 साइन a। हम दोनों साइड 2 साइन से भाग कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2 साइन a इधर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन, क्योंकि हम दोनों पक्ष में करें तो मान में कोई वैल्यू नहीं होगा डिफरेंट। ठीक है, अब ये 2 साइन से ये 2 साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा cos a बराबर a भाग कर तो 1 आ जाएगा। तो जो a की वैल्यू होगी क्या होगा? पर 0 डिग्री होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। क्या होगा? देखो 0 डिग्री आप ऐसा दिया है, ये आपका 0 डिग्री ऐसे रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री। आगे चलेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका देखिए वैल्यू 1/2 आया है, आराम से सॉल्व हम लोग कर लेंगे। कह रहा है इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर कह रहा है ये साइन थीटा बराबर, इसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों पक्ष में क्या करेंगे हम लोग कॉस थीटा से भाग करेंगे, कॉस थीटा से हम लोग भाग करेंगे, तो ये इधर इसके बट्टे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इधर हो जाएगा, इसके बट्टे कॉस थीटा करेंगे, ये क्या होगा अपना साइन बाई कॉस क्या टेन हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू जो टेन भाई जब यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टेन 45 मान के अंदर 1 होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या देखिए अपना यहाँ पर ये 45 अंश। वो आपसे क्या पूछा है? साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा। आपसे वैल्यू ये पूछा है, वैल्यू पूछा है कि कास के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, यही तो वैल्यू पूछा है। और थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्या 45 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रहेंगे कास 45 अंश और साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, सबको मालूम है। तो हम देखिए भाई हम लोग सीधे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 45 डिग्री। हम लोग जब मान हम लोग रखेंगे तो आएगा ये 1/√2 के पावर क्या होगा यहाँ पर 4 प्लस ये आपका आ जाएगा साइन 45 की जगह मान रखेंगे तो क्या होगा? ये भी आएगा 1/√2 के पावर क्या होगा यहाँ पर ये 4। इसको जब हम लोग खोलेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है, के पावर 2 इधर रहेगा इंटू 1/√2 के पावर का 2 रहेगा, क्योंकि जब घात बराबर होते क्या होती हैं? ए बार फार्मूला होता है ना, ए के पावर एम गुड़े ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन, यही है 2 गुड़े 2 क्या हो गया ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसको मैं पावर को यहाँ पर खोल दिया इस प्रकार से। इसको भी हम लोग जब इसको भी खोलेंगे तो वही हाल इधर भी हो जाएगा 1/√2 के पावर 2 प्लस क्या होगा 1/√2 के पावर 2, पावर 2 है, पावर 2 से क्या होगा? ये रूट क्या होगा आपका हो जाएगा कैंसिल। इधर आपका आ जाएगा 1/2 प्लस क्या होगा 1/2 इधर हो जाएगा, प्लस क्या होगा इधर भी आपका 1/2 प्लस 1/2 यहाँ हो जाएगा। अब सबके बेस बराबर तो ऊपर वाले क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। 1 क्या होगा आपका? अब देखेंगे हम लोग इसको खोलेंगे ना भाई तो गुड़ा होगा ना, बीच वाला बस प्लस रहेगा, क्योंकि आपने इस घात को खोला है ना, इस घात तो खोला है आपने, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई रहेगा ना आपका। तो 1/2 क्या होगा? ये होगा आपका 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस क्या होगा? इसको भी खोलेंगे क्या होगा 1/4 हो जाएगा, प्लस प्लस तब जब बेस बराबर ऊपर वाला घात, जब ये बेस बराबर ऊपर वाला अंक क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 बटा क्या जाएगा 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या होगा 1/2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 1/4 है, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 25% होती है। क्या होती है? 25% ये होती है, प्लस 25% 1/4 ये भी आपका कितना 25%, 25 क्या होगा आपका 50% होता है, कितना होगा 50% होगा। 50% की वैल्यू क्या होती है? वो होगा 1/2। तो कुछ भी कहीं से भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। आगे चलेंगे। करा यदि किसी त्रिभुज के आधार को दोगुना कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। अब यहाँ पर त्रिभुज है तो इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, आप किस फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कहीं से हम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक सीधा सा फार्मूला हम लोग यहाँ पर
निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका आधार गुने क्या होता है आपका यहाँ पर ऊंचाई। ठीक है, इस केस में हम लोग यहाँ पर प्रूव करने की बात कर रहा है कि बराबर होगा कि चेंज होगा नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर आधार को यदि 100 माने, ऊंचाई को 100 माने, तो 100 गुने 100 करेंगे, 1/2 होता है 1/2। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये इसका फार्मूला ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ बेस इंटू हाइट होता है, तो ये अगर इसको 100 माने हम लोग तो क्या होगा, इसको हम लोग इसको हटा दो, क्योंकि देखिए त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार बी बेस इंटू एच हाइट होता है। जब प्रूफ करना होता है ना, जो कांस्टेंट वाली चीज़ होती है उनको हटा दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी इंटू एच करेंगे, बेस को 100 मानेंगे, एच हाइट को भी 100 मानेंगे। तो यहाँ पर ये 100 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर ये 1 लिख के आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया है तो क्षेत्रफल या mm स्क्वायर सेंटीमीटर का जो भी होगा। अब देखेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, हाइट को 100 माने हैं आपने, आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन, आधा कर दिया जाए और हाँ उसकी ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। यदि किसी त्रिभुज के आधार को दुगुना, 100 माने थे हम लोग, लेकिन अब कह रहा है कि ऊंचाई को आधार, त्रिभुज के आधार को दोगुना, आधार 100 माना है, 100 को दोगुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, आधार को दोगुना 200, और उसकी ऊंचाई को आधा, ऊंचाई 100 माने और ऊंचाई का आधा, तो 100 का आधा 50 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे कि जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आधार गुने ऊंचाई, देखेंगे ये भी तो हो जाएगा ना, 5 दूना 10, इधर 0 और 3 0 इधर बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं पहले भी क्षेत्रफल इसका कितना था 10,000, यहाँ भी क्या है 10,000, कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, बराबर आ रहा है। तो क्या होगा, नॉट चेंज, देखिए नॉट चेंज लिखा है, तो यहाँ पर नॉट चेंज हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया नॉट चेंज। आगे चलेंगे, आपको मैथ पढ़ना है ना, तो एक यूट्यूब चैनल है, मैं इस पर मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, TDA UP, उस पर UPSI वगैरह के मैथ वगैरह बहुत पढ़ाए हैं, आप लोग वहाँ पर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसकी मूल, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को उसकी लंबाई में दोगुना कर दिया जाए। अब दोगुना तिगुना यदि जहाँ कंपेरिजन वाली बात होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, पाई वाई ये सब हटा दो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप लोग भूल जाइए। कारण उसके वृत्त के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² है, तो पाई को हम लोगों ने हटा दिया, हमने लोगों ने क्या किया, हटा दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो r की वैल्यू उसको हम लोग 100 मान लेंगे, तो हम 1 2 कुछ भी मान लेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो जो फर्स्ट केस में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे r² होगा, तो ये 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये 10,000 हो जाएगा, r² करेंगे ना। ठीक है, तो 4 0 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को उसकी मूल लंबाई से दोगुना कर दिया जाए। अब सेकंड केस में r1 तो 100 माना था, अगर अब करा कि दोगुना कर दो, आप r1 100 माना था, दोगुना करेंगे 200 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, और 400 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 400 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, 4 चौके क्या होगा आपका यहाँ पर, 1 मिनट आप लोग बताएंगे जरा। करा किसी वृत्त की त्रिज्या को लंबाई को दोगुना, यार पहले r1 हम लोगों ने r1 100 माना था, अब करा दोगुना कर दो, जब r2 मानेंगे 200 हो जाएगा। अब 100 का क्षेत्रफल निकाला हम लोग, कितना आया है 10,000, r2 का निकालेंगे तो क्या होगा, 200 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूना 4 होगा, ये यहाँ पर 4 0 इधर रह जाएगा। तो वहीं कह रहा है कि कितना गुना बढ़ेगा भाई, तो जो आपका बड़ा है बड़े में छोटा वाला भाग कर देंगे, छोटा वाला ये 40,000 है, ये क्या है आपका 10,000 है, भाग करेंगे तो 4 गुना आएगा, तो 4 है आपका आंसर यहाँ पर जाएगा। आगे चलेंगे, करा 1 मीटर में आपका जो 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है। क्या होता है, 10⁻9 nm या नैनोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10⁻−12 मीटर होता है, ये मीटर रहेगा। आगे तो आप ध्यान देंगे, पिको नैनोमीटर में आपका 1 नैनोमीटर में 10⁻−9 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर में पूछा था, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेलरेशन जो तो होता है वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या होगा, वेग होगा। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आपको यहाँ से देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछ रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना है भाई। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम यूनिट, निम्नलिखित में से किन युग्मों की इकाइयाँ समान हैं। तो कार्य और ऊर्जा इकाइयाँ क्या है, क्या आप समान हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा भी दिया हूँ। चलो
कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, बराह बल और उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य W बराबर F×D होता है। और उसी प्रकार कहता है ऊर्जा, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोनों की इकाई क्या होती है, यहाँ पर जूल होती है। आप कह रहा है कि यहाँ पर द SI मैकेनिकल पावर, इजी क्वेश्चन से यहाँ पर भी है। अब करा दी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m इज p इज इट इज काइनेटिक एनर्जी विल बी। करा कि द्रव्यमान यम वाले कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, वो आपके ARRB ओपन लाइन में भी मतलब बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब जो ओपन से भी आते हैं और ओपन लाइन के जितने भी एग्जाम्स में इसमें भी ये क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से बहुत ज़्यादा पूछता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अब यहाँ पर यह कह रहा है कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम p बराबर क्या होता है, ये mv होता है। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करें तो ये इस साइड आएगा, हो जाएगा p/m हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ke होता है काइनेटिक एनर्जी, ke बराबर क्या होता है, ये होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। इसमें वैल्यू को पुट करना है, ये होगा हाफ 1/2 em तो आपका रहेगा, इंटू एम भी की वैल्यू आपने निकाला है p/m है, तो v² होगा तो p²/m²। क्या होगा आपका, ये होगा आपका p² क्या होगा आपका, ये m²। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका एक m बचेगा, ये होगा p² क्या बचेगा आपका 2m बचेगा। तो क्या है p²/2m, तो ये इट इज़ प्रूव्ड हो गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नहीं है, देखेंगे ना। इसमें क्या कर रहा है कि कह रहा है एक 4 किलोग्राम की वस्तु है, ये कह रहा 5 मीटर पर सेकंड की गति से 36 तल पर न्यूटन की गति पर लगेगा। ये कह रहा 36 गति पर चल रही है। इसी गति को 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने के लिए अब कह रहा है कि जाने वाले कार्य की कुल मात्रा कितनी होगी। जो कार्य की बात कर रहा है और इसकी जो स्पीड है दोनों अलग अलग हैं। एक तो हो जाएगा प्रारंभिक वेग होगा, दूसरी होगा आपका ये अंतिम वेग होगा, यही तो होगा भाई। तो इसका भी अगर हम लोग कार्य की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर इसको हम लोग हाफ एम, चलिए बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये होगा आपका कि ई बराबर, ये होगा डायरेक्ट लगा रहा हूँ, हाफ एम की वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर 4 है तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हैं, 2 वेग हो गया आपका, प्रारंभिक वेग और आखिरी वेग। तो आखिरी वेग में से क्या करेंगे हम लोग, प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे। तो v² होता है तो ये होगा v1, मतलब v1² माइनस v1²। तो क्या होगा आपका, ये गति कर रहा 10 कर रहा है तो 10 का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, क्या होगा 100 हो जाएगा। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका प्रारंभिक वेग है तो 5 का क्या होगा आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर।
माइनस करेंगे आप लोग देखेंगे ये होगा आपका, ये 4 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार जाएगा ये, और इसको देखेंगे तो ये 75 होगा, क्या होगा 75 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 जूल की निकलेगा आपका। कारक मात्रा क्या जूल होता है, तो देखेंगे इसका आंसर दिया है क्या, हाँ देखेंगे यहाँ पर दिया है 150 जूल, कुछ नहीं है। फार्मूला में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि शायद आप लोगों को कहेंगे सर कहाँ से आप ला दिए, तो ये होता है आपका वी स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका ये यू स्क्वायर, ये आपका वी रहेगा माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आगे चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। करा कि विच ऑफ द एमोंग द फॉलोइंग यहाँ पर वैलेंसी ऑफ ट्री, ये भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी में 3 होती है। करा पोटेशियम का सिंगल के होता है। करा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट क्या होता है 9.10⁻28 ग्राम होता है। ये होता है आपका 9.1 × 10⁻28 1 ग्राम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कौन आपका यहाँ पर चांदी है। कह रहा एच परसेंटेज द कार्बन इंक्रीज इन स्टील, अगर हम लोग कार्बन की मात्रा स्टील में बढ़ाएंगे तो जो उसकी जो कठोरता है ना वो बढ़ जाता है, बस उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो गुण होती है ना वो क्या होता है कम होता है, वो कठोर भंगुर हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1% कार्बन इंक्रीज इन स्टील, तो अगर उसमें हम लोग बढ़ाएंगे कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे इस बात में तो क्या घटेगा, उसकी तन्यता क्या होती है ये कम होती है। तन्यता का ही मतलब होता है उसको, मतलब उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी गुण होती है ना क्या होती है वो बिल्कुल आपका कम हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा, वो तन्य हो जाएगा। आगे चलेंगे, कर इन एलिनिंग कूलिंग इज डन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। कर एनिलिंग में शीतलन, अगर एनिलिंग का मतलब होता है पहले समझेंगे, इसका मतलब मुलायम। ठीक है, कोई कठोर पदार्थ धातु है उसको मुलायम करना है तो पहले उसको हीटिंग करेंगे, खूब ज़्यादा गर्म करेंगे, उसको भट्टी में छोड़ देंगे। कहाँ, उसी जिस भट्टी या फर्नेस में हमने उसको हीट किया है उसी पे छोड़ देंगे तो क्या होगा वो आपका एनिलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ होता है भट्टी में ही होता है, मतलब क्या होगा वो कठोर से मुलायम हो जाएगा। क्या कहता है यहाँ पर दी प्रॉपर्टी बाई यहाँ पर वर्च्यू ऑफ द विच ऑफ द मेटल कैन बी यहाँ पर बिटेंड इनटू द प्लेट इज कॉल्ड, जिस गुण के कारण बल किसी धातु को पीट कर ढाल कर पतली चादर में परिवर्तित करना है घातवर्धनीयता कहलाता है, या इसको मेडलेबिलिटी कहलाते हैं। मतलब कुछ धातु मोटी है चादर के रूप में फैलाएं आप, ठीक है, तो उसको पहले हिट करेंगे उसके बाद उसको पीटेंगे तो चादर के रूप में क्या होगा फैलेगा, उसी को बोलते हैं मेलेबिलिटी या आघातवर्धनीयता बोलते हैं इसको। ठीक है, अकरा की द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिसिस्ट वियर इज कॉल्ड, अकरा किसी पदार्थ की घिसाव प्रतिरोध क्षमता होगा, घिसाव प्रतिरोध इसको हार्डनेस कठोरता कहते हैं। इसके अंदर उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। अकरा कि यहाँ पे क्वेंचिंग इज यूजुअली डन इट, क्वेंचिंग ऑयल और तेल में, क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है इधर समझेंगे। क्वेंचिंग मतलब होता है ना किसी कोई मुलायम पदार्थ है ना उसको हीट किए हैं आप, उसको जितना जल्दी ठंडा करेंगे आप तो उसको क्वेंचिंग कहते हैं, वो उतना ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऑयल में करते हैं तो पानी में करते हैं, तेल या पानी में। तो क्वेंचिंग मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हार्ड करना उसको। करा विच सिंबल प्रेजेंट द डायमीटर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये इसको हम लोग व्यास कहते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या उसमें व्यास नहीं होगा, लेकिन ये हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। वृत्त की त्रिज्या 32 mm है, या कहेंगे उसका 32 mm क्या है डाया है, तो आप 32 यहाँ पर फाई कर देंगे तो डाया समझ जाएंगे। ठीक है, इसी को क्योंकि उसको हम लोग व्यास से इंडिकेट करते हैं। टॉलरेंस इन द ड्राइंग मीनिंग्स, जो आपका टॉलरेंस होता है ना वो एग्जैक्ट माप नहीं होता है, उसको लगभग बोलते हैं कि इतने से इतने mm के बीच होता है, उसी को होते हैं माप त्रुटि, उसी को बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, यहाँ पर यह करा यूनिट लेटरल टॉलरेंस, निम्नलिखित से कौन सा एक तरफा जो टॉलरेंस जो छूट होता है वो 40 प्लस यहाँ पर 00 mm से यहाँ पर -0.50 mm के बराबर होता है। ये ड्राइंग में यूज किया जाता है। करा विच स्टैंडर्ड इज द यूज्ड फॉर द इशूइंग ऑफ माइनर पेनल्टी, तो माइनर पेनल्टी जो होता है वो SF11 के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग वार्निंग लेटर भी कहा जाता है। कहना यहाँ पर रहेंगे मिनिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव, तो चाइल्ड केयर लीव जो होता है वो 15 दिन के लिए होता है, ये इसको पैटर्निटी लीव कहते हैं। ठीक है, यह जीवित 2 बच्चों तक लिया जाता है और 6 मंथ में ही इसको लिया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। करा कि अंडर DAR विथ अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू द इम्पोज ए मेजर पेनल्टी,
करा कि इसके अंतर्गत जो आपको मेजर पर्सनालिटी में उसको जो कन्वर्ट करता है वो आपका प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसे जान लेंगे। लीव कैन नॉट बी यहाँ पर क्लेम्ड है, अवकाश को नहीं माना जाएगा, ये आपका अधिकार है, मैटर ऑफ राइट, अधिकार के रूप में ये नहीं है कि आपको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, ये कोई आपका राइट नहीं है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान देंगे, छुट्टी का अधिकार नहीं है आपका। कहता होयर रूल्स आर मैनुअली यहाँ पर फॉर्मेड अंडर विच ऑब्जेक्ट ऑफ होयर, जो होयर रूल होता है ना वो आपके कार्य घंटे आराम विश्राम को नियंत्रित करने के लिए हावर रूल्स बनाया गया है, ठीक है, ये सबके लिए लागू होता है, ओपन लाइन वर्कशॉप सेट वगैरह हर जगह के कर्मचारियों के लिए। करा यहाँ पर कह रहा है कि प्रिविलेज पास अंडर पास रूल कैन बी विद हेल्ड प्राइम, यहाँ पर प्राइमरली ड्यू टू, करा 5 नियमों के अंतर्गत प्रिविलेज पास मुख्यतः किस कारण से रोका जा सकता है। अब भाई आपको यदि पेनल्टी वगैरह कुछ आपने ऐसा कुछ किया है, गलत काम किया है, तो डिसिप्लिन वगैरह आपने तोड़ा है, ब्रेक किया है, या आपको कुछ ऐसा मिला है वार्निंग लेटर वगैरह, तो आपका पास वगैरह आपका वहाँ पर जैसे पाइप वगैरह कुछ मिला है, ऐसे पेट वगैरह, तो आपको उस केस में आपका वहाँ पर सब कुछ, यहाँ तक इंक्रीमेंट वगैरह भी बंद हो जाता है भाई, इसे भी आप ध्यान देंगे। कर विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू द रन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, देखेंगे सब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा है भाई, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट MS वर्ड, लेकिन तो कौन सा MS वर्ड के बारे में सही है। इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह क्या है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 4 क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन पूछा है, देखेंगे। नेक्स्ट करा व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रोम ALU, ये सब चीज़ों को याद रखेंगे आप लोग। रैम रोम रीड ओनली मेमोरी, ये सब रैम रोम को बार बार पूछता है, यह ALU भी पूछा है, ये गणना करता है। कंप्यूटर कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोगी है, तो ये ALU। तो देख रहे हैं हम लोग 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिया, 4-5 क्वेश्चन मैथ का था, 4-5 क्वेश्चन सबके साइंस का था, 10-5 क्वेश्चन इधर से, तो लगभग में आपका 20 क्वेश्चन जो है ये GK GS मैथ रीजनिंग से, रीजनिंग छोड़ दीजिए, आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, GK हो गया, कंप्यूटर हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, तो ये सब 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, करा 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। करा वेयर इज़ द नेशनल रेल, यहाँ पर म्यूजियम लोकेटेड, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, भारतीय रेल संग्रहालय, जानते रहेंगे। करा व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल एक्सल लोड फॉर इंडियन रेलवे हैवी हॉल ऑपरेशन, तो ये 25 टन है भाई, हैवी सबसे अधिक ये इसी का एक्सल लोड है, ये मालगाड़ियों में यूज होता है ये। करेक्ट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RPF रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, करा यहाँ पर भीमबेटका इज फेमस फॉर, भीमबेटका यहाँ पर रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। करा कि हु वाज द पेंटर ऑफ फेमस पेंटिंग भारत माँ, मतलब भारत माता है, भारत माँ की जो पेंटिंग जो बनाया गया है उसके लिए कौन फेमस है, ये है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर है यहाँ। तो मधुबनी पेंटिंग स्टाइल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम स्टेट, मधुबनी चित्रकला जो है बिहार से उत्पन्न है, बिहार की शैली है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स स्किल से संबंधित है। आगे देखेंगे करा कि राइडर कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, राइडर कप जो है गोल्फ कप से संबंधित है। ये इन जनवरी 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज ए बुक कर्म योद्धा का यहाँ पर ग्रंथ, दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, जो कर्म योद्धा है ये आपके माननीय अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनके ऊपर इसका निवारण किया गया है, विमोचन। विच कल्चर इज फेस्टिवल इन इंडिया वाज यहाँ पर रिसेंटली एडेड इन द यूनेस्को, यूनेस्को में जो शामिल किया गया भारतीय त्यौहार आपका दिवाली है। करा हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो BG खेर हैं, राजभाषा प्रथम आयोग अध्यक्ष BG खेर थे। अब करा विच ऑफ द वन फॉलोइंग लैंग्वेज इज द मेंशन इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करा निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान का अनुसूची में शामिल नहीं है, अंग्रेजी है। पहली विदेशी भाषा जो है नेपाली है, ये बार पूछता है, इसे आप लोग जानते रहें। करा इन विच स्क्रिप्ट सेल हिंदी विल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि जो है वह आपकी देवनागरी लिपि है।
10 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे हिंदी के आपके। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स छत्तीसगढ़ फॉल्स अंडर विच रीजन, राजभाषा नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता है, रीजन ए या क क्षेत्र में। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिंधी वाज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है सिंधी को, या 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर अमेंडेंट वेयर बोडो डोगरी संथाली एंड मैथिली लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। यहाँ पर 92वां। भाई साहब हिंदी का मैंने एक मैनुअल डाला है, बहुत ज़ोरदार है, एक वीडियो डाला हूँ, अगर आपने बढ़िया सब पढ़ लिया तो सारा क्वेश्चन वहीं से फंसा ले जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करा कि हाउ अपने शेड्यूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर इम्प्लीमेशन कमेटी मीट इन ए ईयर का, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कार्यालय में एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, 4 टाइम्स, 4 बार, त्रिमाही बोलते हैं उसको। अब करा विच आर्टिकल डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, आर्टिकल 343 से 351। आप यदि TDA से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार का नोट्स आपको चाहिए, तो आप इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8799191206। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुभ रात्रि।